यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे रेगुलरली कर रहे हैं आने वाले हर एक एग्ज़ाम, जो नर्सिंग का एग्ज़ाम आने वाला है उसकी प्रेपरेशन। सो हर एक टाइप का एमसीक्यू मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, एनक्लेक्स बेस्ड हो, चाहे वो सिनेरियो बेस्ड हो, स्किल बेस्ड हो, वन लाइनर क्वेश्चन हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब से मे बी 2-3 दिन बाद से वन लाइनर क्वेश्चंस की वीडियोस रोज़ अलग आया करेंगी और सिनेरियो स्किल एंड प्रैक्टिकल बेस्ड की वीडियो रोज़ अलग आया करेगी। तो दिन में 2 वीडियोस आया करेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर एक तरह का क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाए। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट होकर रोज़ ही आपको वीडियोस लेके आती रहूं। एंड जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है बैचेस को, फटाफट से बैचेस जो है वो ज्वाइन कर सकता है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है या फिर जो बच्चा न्यू है, तो उनको मैं थोड़ी सी डिटेल्स दे देती हूँ बैचेस की। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, इस पर आप कभी भी मैसेज या फिर कॉल करके मेरे से बैच ज्वाइन कर सकते हो। आने वाली DHS पंजाब, BFUHS, एम्स नॉरसेट, DSSSB, GMCH, सबकी प्रेपरेशन जो है बैचेस चल रहे हैं। हमारे पास एक MCQ बैच है जो कि 2 मंथ्स का बैच है 799 का, ठीक है। साथ ही में हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच है जो कि हमारा 3 मंथ्स का बैच है, जो कि रहने वाला है 1399 का। 1400 का बैच है ओनली 3 मंथ्स का। आपको कहीं इतने प्राइस में और अच्छी स्टडी करवाती हूँ, मैं खुद स्टडी करवाती हूँ, हर एक पॉइंट क्लियर करवाती हूँ, की पॉइंटर्स मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं। साथ ही में आपके पास है थ्योरी बैच जो कि हमारा ऑल इन वन बैच है 4 मंथ्स का 2499 का। 2500 का ये बैच है। तो अभी इन पे ऑफर्स चल रहे हैं ड्यू टू न्यू ईयर एंड क्रिसमस, तो आप ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक बैच का अपना एक अच्छा मटेरियल है, नोट्स आपको सब में मिलेंगे, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस आपको सब में मिलने वाली हैं। साथ ही में आपको रहने वाला है हर एक चीज़ का की पॉइंटर्स जो कि एंड टाइम की पॉइंटर्स होते हैं। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमने क्वेश्चंस कल छोड़े थे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द नर्स आइडेंटिफाइज अ नर्सिंग डायग्नोज ऑफ ड्रेसिंग और ग्रूमिंग सेल्फ केयर डेफिशिएंट रिलेटेड टू एपैथी as evident by the inability to shower and dress herself for a female client diagnosed with schizophrenia. When planning care for this client, which of the following outcome should the nurse expect the client to achieve by the end of 4 days? तो देखो एक डायग्नोज है, ठीक है, बनाया हुआ है कि जो एक स्कीजोफ्रेनिया वाला पेशेंट है, ठीक है, वो अपने आप को साफ नहीं रखता, सेल्फ केयर डेफिशिएंट है, ठीक है, अपने आप को शावर और ड्रेस नहीं कर पाता। तो ऐसा कौन सा केयर प्लान है इस क्लाइंट के लिए जिसकी आउटकम जो है आपको पता चलेगी एंड ऑफ द 4 डेज में, ठीक है। सो ऑब्वियसली जो स्कीजोफ्रेनिया वाला पेशेंट होता ही है ना, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर डेफिशिएंट होता है, ठीक है। ऐसी कौन सी आउटकम से आपको पता चलेगा कि आपने ये जो डायग्नोज बनाया है, इसका जो आपने गोल बनाया होगा कि मुझे इसे सेल्फ केयर के लिए रेडी करना है, इसको समझ आ जाए, वो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये अचीव मैंने कर लिया है। तो क्या पेशेंट वर्बलाइज द नीड टू शावर एंड ड्रेसअप, क्या वो बोलेगा यार मुझे नहाने की और ड्रेसअप करने की ज़रूरत है, तब आपको लगेगा। रिकॉग्नाइज द नीड टू शावर एंड ड्रेस हर सेल्फ, एक्सप्लेन रीजन फॉर शावरिंग एंड ड्रेसिंग हर सेल्फ, परफॉर्मिंग शावरिंग एंड ड्रेसिंग फॉर हर सेल्फ। देखो अगर वो आपका ये डायग्नोज बनाने के बाद, आपकी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन के बाद खुद से सेल्फ केयर करने लग जाए, जैसे कि शावरिंग एंड ड्रेसिंग करने लग जाए खुद से, सो इट मीन्स कि जो आपने गोल बनाया था वो आपने अचीव कर लिया है। ये चीज़ पेशेंट की देख के आप बोल सकते हो कि जो आउटकम आपने देखी थी कि मेरे को ये अचीव करना है, ये डायग्नोज आपका कंप्लीट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So the nurse hands the medication cup to a client who is psychotic and exhibiting concrete thinking and tells the client to take his medication. The client took the cup, hold it in his hand and stares at it. Which of the following should the nurse do next? So देखो अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि एक मेडिसिन का कप आपने क्लाइंट को दिया है, ठीक है। साइकोटिक एंड कंक्रीट थिंकिंग मतलब थोड़ी उसकी जो है सस्पिशियस वाली, शक वहम करने वाली जो है पर्सनालिटी है, ठीक है, थिंकिंग उसकी ऐसी है। आपने उसे मेडिसिन का कप दिया, क्लाइंट क्या कर रहा है, उस कप को पकड़ रहा है और उस पर घूर रहा है, स्टेयर कर रहा है। स्टेयर करने का मतलब एकदम से कॉन्टिन्यूजन पे वहां पे देख रहा है, ठीक है। सो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जब आपको वो करते हुए दिखेगा क्लाइंट।
Tell the client to put the medicine in his mouth and swallow it some water. Instruct the client to sit in the day room and wait for the nurse to assist him. Ask another staff members to stay with the client until he takes the medicine. Say nothing and wait for the client to put the medication in his mouth and swallow it. So देखो क्या होता है कि ये जो क्लाइंट्स होते हैं सस्पिशियस, इनको अगर आप कुछ खाने के लिए देते हो तो आपको पता है कि ये बहुत शक वहम करते हैं, बड़े सस्पिशियस होते हैं कि मे बी इसने मुझे कुछ ऐसा दिया हो जिससे मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेरी डेथ हो जाए. सो इस टाइम पेशेंट को आपको बहुत ही जो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं, क्लोज एंडेड आंसर्स देने होता है. ठीक है, एक छोटी सी लाइन, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम. तो देखो इन सारे ऑप्शंस में पढ़ के आपको पता चला होगा कि नेक्स्ट स्टेप आपको यही कहना है कि चलो ना ज्यादा कुछ कम ना कुछ ज्यादा, सिंपल कहोगे कि चलो अब इस मेडिसिन को आप अपने माउथ में डालो एंड कुछ पानी के साथ आप इसे पी लो. ठीक है, अगर आपने ये कहा उसको कि डोई रूम में जाओ एंड असिस्ट करने लग गए, इंस्ट्रक्ट करने लग गए, उसको भाषण देने लग गए, उसको लेक्चर देने लग जाए, वो सोचेगा ये मुझे इतना समझा क्यों रहा है, कुछ तो गड़बड़ है. समझ रहे हो? क्योंकि जो कंक्रीट थिंकिंग वाले पेशेंट्स होते हैं वो आपकी ज्यादा बात से भी कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं, कम बात से भी. ठीक है, ये मैं जब भी आपको टॉपिक कराती हूँ बैचेस में भी, या फिर अगर आपने सेल्फ स्टडी भी की होगी तो आपने देखा होगा कि क्लोज एंडेड आंसर्स देने होते हैं आपको पेशेंट को, एक छोटी सी लाइन. अगर आप किसी और स्टाफ मेंबर को बोल दोगे मेडिसिन देने के लिए तो फिर वो क्या कहेगा, यार इसने मेडिसिन तो मुझे खुद दी, अब किसी और को क्यों भेज रहा है, कुछ तो गड़बड़ है. तो खुद ही अपना सारा करना है आपने. से नथिंग, अगर आप उसे देखते रहोगे और कुछ नहीं बोलोगे ना तो पेशेंट मेडिसिन लेगा ही नहीं. ठीक है, सो आपको ये एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसको थोड़ा सा तो बोलना पड़ेगा कि आप इससे मेडिसिन को लो, इससे आपकी हेल्थ मेंटेन होगी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ईट विच ऑफ द फॉलोइंग फूड टू ऑब्टेन द बेस्ट सप्लाई ऑफ विटामिन B12. तो कौन सी इंस्ट्रक्शन दोगे क्लाइंट को कि कौन सी चीज वो खाए जिससे B12 की बेस्ट सप्लाई होगी? होल ग्रेन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मीट्स एंड डायरी प्रोडक्ट, ब्रोकली एंड ब्रूशले स्प्राउट्स. तो देखो B12 पूछा है आपने, बहुत सारे बच्चे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे टिक लगाएंगे. नो, जो B12 है आपको मीट एंड डायरी प्रोडक्ट से मिलता है. ठीक है, सबका लिख लो. होल ग्रेन्स में से आपको विटामिन A एंड प्रोटीन मिलेगा. अगर यहाँ पे लिखा होता कि बेस्ट सप्लाई क्या होगी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से आपको जो है आयरन मिलता है. ब्रोकली एंड ब्रूशले स्प्राउट से आपको विटामिन C मिलता है जो कि हेल्प करता है आपका कोलाजन प्रोडक्शन बनाने में. सो चारों का मैंने बता दिया कि उनमें से आपको क्या मिलेगा. तो B12 का जो बेस्ट फूड रहेगा दैट इज मीट एंड डायरी प्रोडक्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. A client is to receive Iptoin injection. What laboratory value should the nurse assess before giving the injection? So देखो अगर आप किसी को Iptoin इंजेक्शन दे रहे हो तो कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू जो है आप असेस करोगे इंजेक्शन देने से पहले. अब सबसे पहले तो मैम Iptoin इंजेक्शन क्या होता है? देखो बच्चों, Iptoin इंजेक्शन क्या है? एरिथ्रोपोइटिन है. ठीक है, जिन भी पेशेंट्स में ब्लड में RBC का अमाउंट कम हो जाता है उसे हम एरिथ्रोपोइटिन देते हैं. एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? RBCs की प्रोडक्शन को इंक्रीज कराता है. सो जिसके ब्लड में RBCs रेड ब्लड सेल्स कम होंगे, इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होने पे वो सेल्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, सो ये क्या करता है? हीमोक्रेट लेवल जो है बॉडी में उसको मेंटेन करके रखता है. हीमोक्रेट क्या होता है? अमाउंट ऑफ RBCs इन द ब्लड. ठीक है, सो अगर आप ये इंजेक्शन दे रहे हो किसी को तो किस चीज का लेवल आपको सबसे पहले असेस करना है? हेमोक्रेट्स का, PTT, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम. सो देखो मैंने तो समझाते ही बता दिया कि Iptoin इंजेक्शन क्या होता है? एरिथ्रोपोइटिन, जो कि हेल्प करता है और इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. तो हेमोक्रेट लेवल जो है आप असेस करोगे बिफोर ये इंजेक्शन देने से पहले. अब PTT, बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है. देखो PTT एंड पहले तो याद रखना, जो PT होता है और PTT हम लीवर बायोप्सी करवाते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या फिर किसी को ब्लड की प्रॉब्लम हो या फिर कोगुलेटिंग प्रॉब्लम्स में. अब PTT जो है वो हम कब करवाते हैं? जब हमें किसी का हैपरिन देनी होती है. ठीक है, हैपरिन जब हम किसी को देते हैं तो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम चेक करते हैं. PT तब करते हैं जब हमें वारफरिन देनी होती है. दोनों में डिफरेंस है, बच्चा अलग अलग लिखाते हैं, सो इस चीज़ को ध्यान में रखना. PTT हमें हैपरिन में, PT हमें वारफरिन में. हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन आप जब किसी का ब्लड कल्चर करते हो, ब्लड लेवल चेक करते हो, HB लेवल चेक करते हो, तब आप चेक करते हो. तो हेमोक्रेट लेवल आपको हमेशा Iptoin इंजेक्शन में चेक करना पड़ेगा. अगर यहाँ पे आ जाता कि आपको हेमोक्रेट लेवल, अगर आप किसी को Iptoin इंजेक्शन दे रहे हो तो कौन सा वाइटल साइन आपको चेक करना है? तो वाइटल साइन आपका होता है ब्लड प्रेशर. हमेशा ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करते हो अगर आप किसी को Iptoin इंजेक्शन दे रहे हो. सो काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं कि क्वेश्चन में
है बिना स्किप किए देखा करो, और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो फटाफट से बैच ज्वाइन कर लो, बाद में ये मत कहना कि मैम अब हम करने आएंगे। ये आपके पास कॉल डिटेल्स हैं, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप जो है बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, विदाउट एनी डिले कर लो, क्योंकि क्या हो गया है कि अब आपको 6 महीने के अंदर अंदर बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। सो एमसीक्यू बैच है, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच है, फुल थ्योरी बैच है, कोई भी बैच आप इस नंबर पे मैसेज करके कर सकते हो। कोई भी बैच हमारा 2500 से ऊपर नहीं है, सब इससे नीचे ही है, अफोर्डेबल भी है। सो अगर आप DHS पंजाब, BF UHS, DRME, GMCH, PGI, एम्स नॉर्सेट, DSSB किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर अ क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन द क्लाइंट विल। सो अगर आप क्या आउटकम देखोगे उस क्लाइंट में जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से रिकवर हो रहा है, आपको क्या देखने को मिलेगा जिससे आप बोलोगे कि ये रिकवर कर रहा है? मेंटेन अ फ्लूइड इनटेक ऑफ 800 ml एवरी 24 आवर, एक्सपीरियंस चिल्स ओनली वंस अ डे, cough productively with chest discomfort, experience less nasal obstruction and discharge। obviously अगर कोई रिकवर कर रहा है तो उसका जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है और डिस्चार्ज है, और आपको पता है कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि नेजल डिस्चार्ज ज़्यादा आता है, ठीक है, अपर में ही आता है ना नोज। सो उसमें आप नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जो है कम देखने को मिलेगी आपको, और जो डिस्चार्ज है वो भी क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। अगर वो कफ प्रोडक्टिवली कर रहा है और चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, इसका मतलब उसकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है, अभी भी वो इशू में है। अगर चिल्स आ रहे हैं तो मतलब इन्फेक्शन अभी भी प्रेजेंट है, चाहे एक बार ही आ रहा है, और इतना वाटर अगर वो ले रहा है तो बहुत कम है, एटलीस्ट 1.5 से 2 लीटर आपको देना होता है, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा म्यूकस फॉर्मेशन करता है और उसकी बॉडी में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। सो अगर वो नेजल का ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्चार्ज है तभी आप कहोगे कि रिकवरी हो रही है पेशेंट की। नेक्स्ट देखो, द नर्स शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन व्हेन डेवलपिंग अ टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट हु इज रिसीविंग रिफाम्सिन नाइसिनामाइड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इसमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन आप पेशेंट को दोगे जब आप टीचिंग प्लान बना रहे हो उसके लिए, जो क्लाइंट रिसीव कर रहा है रिफाम्सिन एंड आइसोनाइजिड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? ये कौन सी है? डॉट्स थेरेपी की ड्रग्स है जिसको आप बोलते हो RIPES, ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग्स है ये। जो RIP होती है वो होती है हिपैटोटॉक्सिक, लिख लो इसको ऐसे याद रखना, और जो ES होती है वो होती है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक से मतलब ये क्रेनियल नर्व्स को डैमेज करती है ES, और जो RIP है वो हेपेटो, लीवर और कभी कभी किडनी को भी प्रॉब्लम देती है RIP। रिफाम्सिन एंड आयोजिनामाइड चल रही है, मतलब हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स उसे चल रही हैं। तो अब क्या करना है आपको, कौन सी इंस्ट्रक्शंस दोगे आप इस पेशेंट को? क्या बोलोगे? टेकिंग द मेडिसिन विद एंटासिड, डबल द डोज इफ अ ड्रग डोज इज मिस, इंक्रीज इनटेक ऑफ डायरी प्रोडक्ट, लिमिट अल्कोहल इनटेक। अब देखो RI क्या है, रिफाम्सिन एंड आयोजिनामाइड क्या है, हमारी हिपैटोटॉक्सिक है। तो अब आपको हिपैटोटॉक्सिक है, लिवर पे कौन सी चीज इन चारों में से इफेक्ट कर सकती है? लिमिट अल्कोहल टेक। अगर वो अल्कोहल लेगा तो पहले ही वो लिवर टॉक्सिक ड्रग्स ले रहा है, अब अल्कोहल भी ले रहा है तो उसका लिवर डैमेज हो जाएगा। डायरी प्रोडक्ट्स हम नहीं देते, हमेशा याद रखना, और थायामिन, क्योंकि जो डायरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो लिवर पे वर्कलोड डालते हैं, ठीक है, उनका डाइजेशन लिवर में टेक प्लेस करता है और लिवर का बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, और ऑलरेडी जो लिवर है वो टॉक्सिसिटी में, टॉक्सिसिटी वाली ड्रग्स ले रहा है, तो आप नहीं दोगे। डबल डोज कभी नहीं करनी होती, एंटासिड कभी भी मेडिसिन के साथ नहीं लेते, हमेशा मेडिसिन के 1 घंटे पहले या फिर मेडिकेशन के 2 घंटे बाद ही लेने हैं एंटासिड। सो ये रहेगा इसका आंसर, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फाइंड आएगा, फाइंड अ क्लाइंट हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद द पेप्टिक अल्सर सराउंडेड बाय द पेपर फ्रॉम हिज ब्रीफकेस एंड आर्ग्यूइंग ऑन द टेलीफोन विद द कोवर्कर, द नर्स रिस्पॉन्स टू ऑब्जर्विंग दिस एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज दैट। सो एक क्लाइंट है जिसको पेप्टिक अल्सर है, आप उसे देखते हो कि वो एक ब्रीफकेस, एक टैची में पेपर के साथ बैठा होता है और फोन पे किसी कोवर्कर के साथ आर्ग्यू कर रहा होता है। सो इस चीज़ को देख के आप क्या नॉलेज जो है आपको मिली है? इन्वॉल्वमेंट विद हिज जॉब
will keep the client for becoming bored. A relaxed environment will promote ulcer healing. Not keeping up with his job will increase the client stress. Setting limits on the client behavior, important nursing responsibility. So देखो, अगर आपने देखा है कि पैप्टिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर मोस्टली इसीलिए होते हैं जब किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, ठीक है, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहता है तभी ये प्रॉब्लम्स उसमें देखने को मिलती हैं. सो आप अब क्या कहोगे इस चीज़ से, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि हमें उसे एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट देना होगा, इन सब चीज़ों से दूर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें उसके पास रही तो उसका जो अल्सर है, जो पैप्टिक अल्सर है, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेसफुल जो सिचुएशंस हैं उस अल्सर को और विग्रस करेंगी. सो आप क्या करोगे कि रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट जो है उस पेशेंट को दोगे जिससे उसकी अल्सर की हीलिंग प्रमोट होगी. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों, काफ़ी अच्छे से करवाए हैं. और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. बैचेस के लिए पहले तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो रेगुलर ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए. अब थोड़े 2-3 दिन के बाद 2 वीडियोस आया करेंगी रेगुलर. एक सुबह आया करेगी वन लाइनर क्वेश्चंस की और शाम को आया करेगी ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की. इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो. आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बम्पर वैकेंसीज लेके आ रहे हैं. हमारे पास जो बैच है वो कुछ इस तरह से है. MCQ बैच जो कि आपका रहेगा 2 मंथ्स का बैच 799 में. 800 रुपीज़ में आप हर तरह का MCQ सीख के जाओगे, हमारी गारंटी है. इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच प्लस MCQ बैच ये आपका है सिर्फ 3 मंथ्स का बैच और ये आपका रहने वाला है 1399 में. 1400 का बैच है 3 महीने के लिए, 500 पर मंथ भी नहीं हुआ. थ्योरी बैच है जो वो है 4 मंथ्स का. इसमें आप हर एक पेपर की तैयारी कर लोगे, बेसिक क्लियर करोगे, अपना हर एक तरह का MCQ करोगे, की पॉइंटर्स लोगे, GK एंड एप्टीट्यूड पढ़ोगे. 4 मंथ्स का बैच रहेगा 2499 में. 2500 का बैच है. हर एक बैच में मैं खुद स्टडी करवाती हूँ. क्लासेस आपकी ऑनलाइन रहती हैं, लाइव और रिकॉर्डेड रहती है. सो ये रहा आपके पास कॉल डिटेल. इस पर आप मेरे को कॉल करके कुछ भी पता कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट और मिलती हूँ कल की वीडियो में. एंड डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड. थैंक यू सो मच.